नमस्कार बच्चों, जीजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो 8th क्लास का हमने नया चैप्टर की शुरुआत की है, जिसका नाम है हमारा ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। आज हम जो है इसके आगे के प्रश्न है वो रीड करेंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। स्थायी का मतलब होता है निश्चित, परमानेंट। स्थायी बंदोबस्त एक भूमि प्रबंध था। स्थायी बंदोबस्त क्या था? एक भूमि प्रबंध था। इसे जो है 1793 में बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे बंगाल में लागू किया था। इसके अनुसार राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। राजाओं और तालुकदारों को क्या दे दी गई? जो है जमींदारों के रूप में मान्यता दे दी गई, जमींदार बना दिया गया उन्हें किसानों से लगान वसूल करने तथा कंपनी को राजस्व चुकाने की जिम्मेवारी सौंप दी गई। जो राजा थे और जो तालुकदार थे उनको क्या कर दिया? किसानों से क्या करेंगे? वो कर वसूल इकट्ठा करेंगे, भू राजस्व इकट्ठा करेंगे, यानी भूमि से कर इकट्ठा करेंगे और राजा के राजकोष में जमा करवाएंगे। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि है वो स्थायी रूप से निश्चित कर दी गई, परमानेंट कर दी गई। भविष्य में इसे बढ़ाया भी नहीं जा सकता। जमींदारों को जमीन में सुधार करने के लिए जो है कि इससे जो निश्चित हो जाएगा तो जमींदार क्या करेंगे? जो है जमीन में सुधार करने के लिए जो उनको प्रोत्साहन मिलेगा। अंग्रेज़ों की ये सोच थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस की ये सोच थी कि वो जो है ज़मीन में क्या करेंगे? सुधार करेंगे। चित्र दिया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस का। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि राज्य जो है जो राजस्व था वो परमानेंट कर चुके थे, तो जमींदार है वो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, ज़्यादा राजस्व इकट्ठा करने के लिए जो है भूमि में सुधार करेंगे। जो कॉर्नवालिस को ऐसा लगा था, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पाद से लाभ में रहेंगे, तो वो जो है कृषि में सुधार करेंगे ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा भू राजस्व मिले। लेकिन जो है इससे स्थायी बंदोबस्त में क्या हो गई? एक समस्या पैदा कर दी। वो समस्याएं क्या थी? भूमि के स्थायी बंदोबस्त की मुख्य समस्याएं निम्नलिखित थी। जमींदार अभी भी ज़मीन में सुधार करने के लिए जो है खर्च नहीं कर रहे थे। जमींदारों ने ज़मीन में कोई सुधार नहीं किया। वास्तव में कंपनी ने जो राजस्व निश्चित किया था वो इतना अधिक था कि उसे चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। टैक्स इतना ज़्यादा था, रिवेन्यू इतना ज़्यादा था कि जमींदार उसको चुकाने में भारी परेशानी के सामना कर रहे थे। जो जमींदार राजस्व नहीं चुका पाता था, जितना निश्चित किया गया था, वो राजा के राजकोष में नहीं जमा होता था, तो उनकी ज़मींदारी है वो छीन ली जाती थी और है वो नीलाम हो चुकी थी। दूसरी समस्या क्या आई? 19वीं शताब्दी के पहले दशक तक स्थिति बदल गई। 19वीं शताब्दी जब शुरू हुई तो पहले दशक तक जो है स्थिति है वो बदल गई। बाज़ारों में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। जमींदारों की आय तो बढ़ गई, परंतु जो है कंपनी को इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो सदा के लिए भू राजस्व निश्चित कर चुकी थी। कंपनी ने क्या कर दिया था? स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया था, सदा के लिए निश्चित कर दिया था, क्योंकि जो लाभ होगा वो तो ज़मींदारों को होगा, कंपनी को क्या लाभ होगा? क्योंकि कंपनी तो पहले कह चुकी है तो हमें तो इतना ही लेना है, निश्चित कर चुकी थी वो। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। राजस्व मतलब जो रिवेन्यू था उसमें अब जो है वो वृद्धि नहीं कर सकती थी, परंतु जमींदार अभी भी भूमि की सुधार की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। जो जमींदार थे वो भूमि की सुधार में कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। जब तक वे किसानों को ज़मीन देकर उसे लगान वसूल करते थे और उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं की। तीसरी जो समस्या पैदा हुई, गांव में किसानों के लिए यह व्यवस्था बहुत ही दमनकारी थी। किसानों को, दमनकारी का मतलब दबाने वाली, गांव में किसानों को दबाने के लिए थी ये समस्या, दबाने के लिए जो है बहुत ही दमनकारी सिद्ध हुई है।
और किसानों को जो लगान चुकाना था वह बहुत अधिक था। ज़मीन पर उसका अधिकार भी सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए उन्हें प्राय महाजनों से, यानी बड़े बड़े जो साहूकार होते हैं, आजकल तो बैंक वगैरह होते हैं, वहाँ से हम लोन वगैरह ले लेते हैं, लेकिन पहले बैंक वगैरह थे नहीं, तो वे महाजनों से, जो साहूकार होते थे, उनसे कर्जा उनको लेना पड़ता था। यदि वह लगान नहीं चुका पाते तो पुश्तैनी यानी उनके पूर्वजों की जो ज़मीन थी उनसे उनको बेदखल कर दिया जाता था। किसानों को ज़मीनों से बेदखल कर दिया जाता था। तो ये प्रश्न है वो इस लेसन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे का हमारा प्रश्न रहेगा रेतवारी प्रबंध अथवा मुनरो व्यवस्था पर एक नोट और इसके बाद माहलवारी व्यवस्था है वो हम रीड करेंगे। तो पहले हम रेतवारी प्रबंध अथवा मुनरो व्यवस्था पर एक नोट है उसको रीड करते हैं। रेतवारी व्यवस्था है वो 1820 में टॉमस मुनरो 1820 में किसने लागू की थी? टॉमस मुनरो जो है मद्रास, आजकल इसका नाम है चेन्नई, के गवर्नर नियुक्त किए गए थे। गवर्नर नियुक्त किया गया था 1820 में। प्रश्न आपके जो है शॉर्ट आंसर में ऐसे भी आ सकता है कि रेतवारी व्यवस्था है वो कब और किसने लागू की? तो रेतवारी व्यवस्था वो 1820 में टॉमस मुनरो ने लागू की थी। उसने जो है भूमि प्रबंध का एक नया ढंग से उसको पेश किया था। भूमि प्रबंध ये जो है एक नए ढंग से किया था भूमि का प्रबंध उसने। उसे जो है रेतवारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। भूमि प्रबंध था वो किसके नाम से जाना जाता है? रेतवारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसे मद्रास और बम्बई में लागू किया गया था। इस व्यवस्था को कहाँ लागू किया गया था? मद्रास और बम्बई में इसे लागू किया गया था। सरकार ने भूमि कर उन लोगों से लेने का निश्चय किया जो स्वयं कृषि करते थे। और इससे पहले हम जो स्थायी बंदोबस्त थे उसमें हमने पढ़ा था कि जो भूमि कर इकट्ठा करने का अधिकार है वो राजा और तालुकदारों को, जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी। और राजा और तालुकदार है वो किसानों से कर इकट्ठा करेंगे और राजा के राजकोष में जमा करवाएंगे। लेकिन जो रेतवारी व्यवस्था है, रेत का मतलब होता है किसान, रेत का मतलब क्या होता है? किसान। इसमें क्या हो गया, जो टॉमस मुनरो ने सुधार कर दिया और अब जो है भूमि कर उन लोगों से लिया जाएगा जो स्वयं कृषि करते हैं। अतः सरकार और किसानों के बीच जितने भी मध्यस्थ थे, बिचौलिए थे, उन्हें हटा दिया गया। जो एजेंट थे बीच के, जो कर इकट्ठा करके राजा के राजकोष में जमा कराते थे, उन सभी को, बिचौलियों को, मध्यस्थों को क्या कर दिया? हटा दिया गया। कौन सी व्यवस्था में? रेतवारी व्यवस्था में। रेत का मतलब किसान। यह प्रबंध स्थायी प्रबंध की अपेक्षा अधिक अच्छा था। जो स्थायी प्रबंध था उसकी अपेक्षा ये क्या था? अधिक अच्छा था। इसमें कृषकों को भूमि का स्वामी बना दिया गया, यानी मतलब किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया और उनका लगान निश्चित कर दिया गया। जो कर था वो निश्चित कर दिया गया। इससे सरकारी आय में वृद्धि भी हुई। तो इस प्रथा में कुछ दोष भी थे। इस प्रथा के कारण जो गांव का भाईचारा है वो समाप्त हो गया। भाईचारा है वो समाप्त होने लगा और गांव की पंचायत का महत्व है वो कम हो गया। इस व्यवस्था से गांव का भाईचारा है वो समाप्त होने लगा और गांव की जो पंचायत है उसका महत्व है वो घट गया, यानी कम हो गया। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा किसानों का शोषण होने लगा और कई गांव किसानों को लगान चुकाने के लिए साहूकारों से धन उधार लेना पड़ता था और इसके लिए उन्हें अपनी ज़मीन है वो गिरवी रखनी पड़ती थी। इसी का एक आगे का प्रश्न आ जाता है जिसमें क्या होता है कि राजस्व निर्धारित नई जो मुनरो व्यवस्था थी, रेतवारी व्यवस्था थी, उससे जो है कारण पैदा हुई समस्या बतानी है आपने दो। तो समस्या दो इस प्रकार है। एक तो अत्यधिक राजस्व की राशि, यानी जो राजस्व था वो क्या था? ज़्यादा था। भूमि से प्राप्त होने वाली आय को बढ़ाने के लिए राजस्व अधिकारियों ने बहुत अधिक राजस्व रेवेन्यू निश्चित कर दिया गया और किसान इसे चुका नहीं पाते थे। तो एक समस्या तो ये पैदा हो गई। दूसरी थी गाँव हो गए वीरान। गाँव क्या होने लगे? वीरान। वीरान का मतलब खाली। जो रेवेन्यू था, राजस्व था, उसको न चुकाने के कारण किसान यानी रेत है वो गांव छोड़कर भागने लगे। परिणाम स्वरूप जो है गांव में बहुत से क्षेत्र क्या होने लगे? वीरान यानी खाली हो गए।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, महलवारी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। महलवारी व्यवस्था, जैसे कि हमारा स्थायी बंदोबस्त था, उसके बाद हमने पढ़ा था रैयतवारी व्यवस्था, और ये जो है इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं महलवारी व्यवस्था बंदोबस्त था। ये क्या था? बंगाल प्रेसिडेंट के उत्तर पश्चिम प्रांतों, बंगाल प्रेसिडेंट के उत्तर पश्चिम प्रांत, इस प्रदेश का अधिकतर भाग है अब उत्तर प्रदेश है, यानी जो बंगाल के प्रांत प्रेसिडेंट के जो प्रांत थे वो अब क्या है, उत्तर प्रदेश के भाग है, के लिए होल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज ने एक जो है नई भूमि व्यवस्था तैयार की थी। तो महलवारी, छोटे प्रश्नों में आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि महलवारी व्यवस्था है वो कहाँ लागू की गई थी, किसने लागू की थी और कब लागू की थी। अगर ये पूछा जाए कि कहाँ लागू की गई थी, तो बंगाल प्रेसिडेंट के उत्तर पश्चिम प्रांतों में लागू की गई थी। किसने लागू की थी? होल्ट मैकेंजी ने लागू की थी। कब तैयार किया गया था इसको? 1822 में। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो है इसे 1822 में लागू किया गया था, और महलवारी व्यवस्था का नाम दिया गया था इसे। 1822 में इसे लागू किया गया था और महलवारी का नाम इसे दिया गया था। मैकेंजी का कहना था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। उत्तर भारतीय समाज में गांव क्या है? एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसे बचाए रखना जरूरी है। उनके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया। जो कलेक्टर थे वो मैकेंजी के आदेशों पर जो है गांव-गांव का दौरा किया, भूमि की जांच की, भूमि कैसी है इस बारे में जांच की, खेतों को उन्होंने मापा, और जो है विभिन्न समूह के रीति रिवाजों को भी दर्ज किया। अलग अलग जो समूह थे उनके जो रीति रिवाज थे उनको भी उन्होंने दर्ज किया। गांव के प्रत्येक खेत में अनुमानित राजस्व को जोड़कर, अनुमानित का मतलब अनुमान लगाया गया कि कितना राजस्व इकट्ठा हो सकता है, इसको जोड़ करके जो है प्रत्येक गांव या ग्राम समूह मतलब महल से जो है वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया गया, और यह राजस्व राशि है वो स्थायी नहीं थी। इसे समय समय पर संशोधन यानी बदलाव किया जा सकता था, और राजस्व इकट्ठा करने और इसे जो है कंपनी को चुकाने का जिम्मा है वो ज़मींदार की बजाय अब गांव के मुखिया को सौंप दिया गया था। पहले जो है आपने देखा था कि स्थायी बंदोबस्त में जो है जमींदार है वो कर इकट्ठा करके राजा के राजकोष में जमा कराते थे। महल जो रैयतवारी व्यवस्था थी उसमें किसानों से इकट्ठा किया जाने लगा डायरेक्ट, लेकिन इसमें जो है जो महलवारी व्यवस्था है उसमें ज़मींदारों की बजाय गांव का मुखिया है वो इकट्ठा करेगा राजस्व और राजा के राजकोष में जमा करवाएगा। इसी में जो है प्रश्न आ सकता है आपके कि महलवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी, तो वो हमने बता भी दिया है। कुछ मेन पॉइंट है वो हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। महलवारी व्यवस्था पश्चिम बंगाल के उत्तर पश्चिम प्रांतों में 1822 में लागू की गई थी। यह व्यवस्था निम्नलिखित बातों से जो है स्थायी बंदोबस्त से अलग थी। स्थायी बंदोबस्त की तरह इसे राजस्व को सदा के लिए निश्चित नहीं किया गया था, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में तो क्या था, निश्चित कर दिया गया था, लेकिन इसे निश्चित नहीं किया गया था। इससे जो है समय समय पर संशोधन यानी बदलाव किया जा सकता है। इसमें राजस्व पूरे गांव या ग्राम समूह से इकट्ठा किया जाता था। राजस्व इकट्ठा करने और इसे कंपनी को जो है अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय उसमें जमींदार इकट्ठा करता था भू राजस्व स्थायी बंदोबस्त में, लेकिन इसमें जो है जमींदारों के बजाय जो है गांव का मुखिया है वो इसको इकट्ठा करेगा। तो इस प्रकार ये जो है प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इसी लेसन में ये 2 या 3 प्रश्न जो बताए गए हैं, एक तो स्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी व्यवस्था और महलवारी व्यवस्था। एक जो है नील की खेती है उसके ऊपर जो प्रश्न आएगा इस लेसन में, नील की खेती पर जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आएगा उसे हम जो है नेक्स्ट हमारे वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।